स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। बीच में काफ़ी गैप हो गया कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तो अब से क्लासेज कंटिन्यू रहेगी। यूपीएसआई का परीक्षा तो शुरू हो चुका है, लेकिन इसको क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा क्योंकि यह यूपीएसआई के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो 24 अक्टूबर को पीसीएस का परीक्षा हुआ है उसमें कम से कम 12 या 13 क्वेश्चन मैं जितना पढ़ा चुका हूँ उसी में से आया था। तो जैसे अभी एक उदाहरण अभिभाषण में लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो उससे भी क्वेश्चन पुटअप हुआ था। तो ये सब आपको जितने भी पेपर में जाएंगे किसी भी परीक्षा में तो उसमें यह लाभदायक होगा आपके लिए। तो आज हम लोग आगे की प्रक्रिया में लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? स्पीकर बोला जाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका जो आर्टिकल है यह 93 में अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 93, 94, 95, 96, 97। इसको हम लोग बाद में एक बार क्लास के अंत में देख लेंगे कि कौन कौन क्या है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो संसद में क्या होता है कि पीठासीन अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? पीठासीन अधिकारी। संसद में क्या मैंने बताया था कि एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक राष्ट्रपति होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा में जो उपसभापति होता है उसका एक पैनल होता है और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का पैनल होता है। ठीक, तो हम लोग आज लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहले हम लोग निर्वाचन जान लेते हैं। निर्वाचन में क्या है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से, किसमें से? अपने सदस्यों में से आप मंत्री बनना चाहेंगे तो मंत्री बन सकते हैं, भले ही आप लोकसभा के सदस्य न हो। उसके लिए 6 महीना के अंदर आपको सदस्यता किसी भी सदन का ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए आप पहले से उसमें सदस्य हो जाना चाहिए आपको, तभी आप अध्यक्ष बन सकते हैं। यह प्रश्न एक बार सिविल सेवा में भी बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज किया था कि उसके प्री एग्जाम में पूछा था कि लोकसभा का अध्यक्ष बनने के बाद 3 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। वह अपने सदस्यों में से जो पहले से सदस्य हैं उसी में से किसी एक को चुनेगा। इसका चुनाव किया जाएगा। तो आप लोग इसका निर्वाचन के बारे में समझ गए। जब इसका पद रिक्त होता है तो लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उस स्थान पे बैठा देती है। अब इसका जो मिनिमम एज होगा वो भी, लोकसभा का मिनिमम एज क्या मैं बताया था कि 25 साल। तो इसका भी एज मिनिमम क्या होगा कि 25 साल का कोई व्यक्ति है तो वो लोकसभा अध्यक्ष बन सकता है। तो जो भी संसद के सदस्य की योग्यता है वो योग्यता वो ऑलरेडी डिजर्व करेगा, तो उसका यह बनने की योग्यता रखेगा, अध्यक्ष बनने की। ठीक, इसके चुनाव की तारीख जो होता है कौन डिसाइड करता है? चुनाव की तारीख वह राष्ट्रपति तय करता है। यह जो लोकसभा नया निर्वाचित बनता है, नई लोकसभा का गठन होता है, तो उसमें जो पहली बैठक होती है उसी बैठक में इसको चुना जाता है। तो यह जो तारीख होती है वह राष्ट्रपति तय करता है कि किस तारीख को इसका चुनाव होगा। ठीक, इसका जो कार्यकाल होता है वह लोकसभा के जितना जीवन काल रहता है उस लोकसभा का, साधारण अर्थों में समझते चलना है। इसका जो कार्यकाल मतलब
एक लोकसभा अध्यक्ष कितने दिनों तक अपने पद पे बना रहेगा? तो जितना लोकसभा का जीवन काल है, लोकसभा जीवन काल के मतलब बिल्डिंग से मत समझ लीजिएगा कि जो बिल्डिंग का जीवन काल है 100 साल तक बिल्डिंग रहेगा। वो जो एक नई लोकसभा निर्वाचित होकर आती है और वो जितने दिन अमूमन 5 साल रहती है, यदि उससे पहले भी विघटित हो जाती है कभी कभी, तो जितने दिन तक उस लोकसभा का कार्यकाल रहेगा जिसमें वो चुना गया है लोकसभा अध्यक्ष, उसी कार्यकाल तक वो यहाँ पे बना रहेगा। ठीक, उससे पहले भी इसको पद से हटाया जा सकता है। उससे पहले भी इसका पद रिक्त हो सकता है। कैसे रिक्त हो सकता है? तो ये हम लोग देख लेते हैं। पद रिक्त, पहला, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, तो यदि किसी कारणवश या उसकी नियोग्यता के कारण सदन की सदस्यता यानी जो सांसद होते हैं लोकसभा के, उस पद से वह इस्तीफा दे देता है या उसका पद रिक्त हो जाता है, तो यह लोकसभा अध्यक्ष के पद पे भी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि लोकसभा अध्यक्ष वही रहेगा जो लोकसभा का सदस्य होगा, उससे बाहरी व्यक्ति कोई लोकसभा का अध्यक्ष नहीं हो सकता। दूसरा इसका है कि यदि वह उपाध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे दे, अपने पद से त्यागपत्र वो किसको देगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसका कार्य करता है। तो यहां पे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष शपथ किसी के सामने नहीं लेता है, उसको कोई शपथ नहीं दिलाता है, उसकी नियुक्ति ना राष्ट्रपति करता है ना कोई करता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। हाँ, अपना त्याग पत्र जो होता है, ये प्रश्न जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उपाध्यक्ष को वो अपना त्याग पत्र देगा। आजकल लोकसभा अध्यक्ष से काफी क्वेश्चन ट्रेंड में रह रही है, यूपीएससी की या पीएससी के पेपरों में, जगह जगह की जो स्टेट सर्विस कमीशन है उसके पेपरों में, या कहीं भी छोटे स्तर पे भी या बड़े स्तर पे भी काफी इससे प्रश्न इस समय पुटअप हो रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस समय यह हो गया है, पहले भी था लेकिन अब और हो गया है। तो वो किसको त्यागपत्र देगा? लिखित त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। या इसका तीसरा है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं एक रिजोल्यूशन पास कर दें उसको उसके पद से हटा सकते हैं। बहुमत से तात्पर्य है कि जो सदन की संख्या है उसका 1/2+1, तो वो पास कर देंगे तो वो हट जाएगा। लेकिन ऐसा रेजुलेशन पास होगा तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष को बोलने का, भाग लेने का अधिकार होगा। लेकिन निर्णायक मत होने पे, निर्णायक मत क्या होता है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, तो वो मत उसको देने का अधिकार नहीं होगा। और वह जब उसके सामने यह चल रहा होगा प्रस्ताव, जब यह लोकसभा में पेश हुआ होगा क्या इसको हटाने का, उस समय वह सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? सदन का अध्यक्ष उस समय वो नहीं रहेगा। और ऐसी यदि कोई प्रस्ताव आता है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव यदि लोकसभा में आता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को पहले 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? सूचना देना पड़ेगा। और ऐसे प्रस्ताव को कम से कम 50 व्यक्ति द्वारा, 50 व्यक्ति यानी उस सदन का सदस्य द्वारा, 50 सदस्य द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, या पहले से 50 सदस्य उसमें समर्थन में हो। नहीं तो रोज लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आने लगेगा, इस तरह मजाक बन के रह जाएगा। इसलिए इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता भी बनी रहेगी। तो 50 सदस्य इसमें जब उसको हटाने का प्रस्ताव लेके आएंगे और 14 दिन पहले सूचना देंगे तो लोकसभा में आएगा और
बहुमत से यदि पास हो जाता है वहां पे, तो उस दिन से लोकसभा अध्यक्ष हट जाएगा, लेकिन वो संसद का सदस्य रहेगा, भले ही वो लोकसभा अध्यक्ष के पद से हट जाता है। ठीक। और जब लोकसभा का विघटित होता है, मैं क्या बताया कि लोकसभा यदि विघटित होता है तो जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक वह अपने अध्यक्ष पद पे बना रहता है। एक लोकसभा है, आज समाप्त हुआ, तो अब चुनाव होगा, चुनाव के अवधि के दौरान भी वो बना रहेगा जब तक कि अगला लोकसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं आ जाते। ठीक। अब इसके कुछ कार्य एवं शक्तियां देख लेते हैं। इसको भी मिटा दे रहा हूं ऊपर का, आप लोग समझते चलिएगा कि हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। यूपीएसआई के पेपर में इस समय परीक्षाएं चल रही है, लोगों द्वारा सूचनाएं मिल रही है कि क्वेश्चन जो है बहुत ही फैक्चुअल पूछ रहा है, जैसे आर्टिकल सीधे रख के पूछ दे रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का या महान्यायवादी का कौन सा अनुच्छेद में जिक्र किया गया है। तो ये सब जब आप पूरे कॉन्सेप्ट या कहानी को जान रहे होंगे तो उसका शीर्षक याद करना आपके लिए बहुत रत्ती भर सोच के खिलाफ, अरे सोच के बराबर हो जाएगा, वो चीज आप भूल ही नहीं सकते। ठीक। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसकी शक्तियों का स्रोत क्या है? लोकसभा अध्यक्ष एक मर्यादित, प्रतिष्ठित एवं सम्मानित पद है, तो बहुत ही वो लोकसभा के अंदर काफी ये सब चीजें वो पाते हैं। इसके जो शक्तियां एवं कार्य हैं वो 3 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। एक स्रोत है इसका जो भारतीय संविधान है, वहां से दूसरा जो स्रोत है उसका लोकसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम। और जो तीसरा है वह है परंपरा के रूप में। कुछ इसको पारंपरिक शक्तियां भी प्राप्त हैं जो पहले से एक लिखित रूप से तो नहीं है लेकिन पीढ़ीगत रूप से चली आ रही हैं, तो वो शक्तियां भी इसको प्राप्त हैं। तो ये 3 स्रोतों से प्राप्त करता है। यह चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं कि इसके शक्तियां और कार्य क्या होता है। क्रमशः पॉइंट वाइज पढ़ते चलिएगा, या लिखना होगा तो लिखते चलिएगा, और भी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, लिखना लिखाना तो ये सब बात की बातें होती हैं, मुख्य रूप से आवश्यक होता है कि समझना, चीज़ों को आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। यदि अच्छे से समझ लेंगे तो ये सब चीज़ें आप किसी बुक तो बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, तो आराम से लेके आप लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे एकदम सारी चीज़ें आप लोग को लगेगा कि एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। वो चीज़ आराम से रटती जाएंगी, दिमाग में बैठती जाएंगी। और जो संविधान है वो बहुत विशेष रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। तो पहला है कि वो सभी जो प्रतिनिधि होते हैं उसका मुखिया होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवाते चल रहा हूं, आप लोग समझते चलिएगा। तो जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं तो उसका जो अध्यक्ष होता है वह सारे सदस्यों का मुखिया होता है। सदन का नेता अलग होता है, सदन का नेता तो प्रधानमंत्री हो जाता है, लेकिन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी, उसका जो मुखिया होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। फिर वो सदस्यों का अभिभावक भी होता है अपना।
संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, उन सदस्यों के विशेषाधिकार का अभिभावक होता है, उसकी वह रक्षा करता है। और मुख्य प्रवक्ता होता है। किसका मुख्य प्रवक्ता होता है? तो सदन का जो है वह लोकसभा अध्यक्ष मुख्य प्रवक्ता होता है। सभी संसदीय, अगला है सभी संसदीय मसलों पर उसका निर्णय जो है अंतिम होता है। निर्णय उस पे अंतिम होता है। यह बेसिक इसका कार्य एवं शक्तियां थी। अब कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां एवं कार्य को देख लेते हैं। जो संसद के कार्यवाही एवं संचालन के लिए जो विधियां बनी हुई हैं, उसका निर्वहन लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो कार्यवाही विधि का निर्वहन करता है। दूसरा है इसका कि वह सदन के भीतर भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम तथा संसदीय पूर्वाधारों का अंतिम व्याख्याकार होता है। जो उसके स्रोत में बताया हूं, शक्ति एवं अधिकार के स्रोत क्या है, कौन कौन है? तो भारतीय संविधान है, या जो लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम है, या जो परंपरा या पूर्व उदाहरण है, उसका जो है अंतिम व्याख्याकार होता है। व्याख्याकार है। तीसरा इसका है कि मैं बहुमत को पढ़ा रहा था तो उसमें गणपूर्ति पढ़ाया था। गणपूर्ति क्या होता है कि सदन की जो संख्या होती है उसका 1/10 भाग को गणपूर्ति बोला जाता है। तो यदि उतने सदस्य उस दिन उपस्थित नहीं होते हैं तो उस दिन लोकसभा अध्यक्ष का कर्तव्य होता है या अधिकार होता है, जो भी कहिए, कि उस दिन वो सदन को स्थगित कर दे। तो उसका यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति यानी 1/10 न होने पे सदन को स्थगित कर दे। क्योंकि कम सदस्य आएंगे तो उतने प्रतिनिधित्व लोकसभा में उस दिन नहीं बैठेंगे और रिजोल्यूशन को पास करना उस दिन उचित नहीं समझा जाता है, या कोई भी कार्यवाही को करना उचित नहीं समझा जाता है। अब जहां 550 के करीब सीटें हैं उसमें से केवल 55 आते हैं तब तो ठीक है। 55 से भी नीचे आ गए, मान लीजिए 20 आ गए, 10 आ गए, उस दिन कुछ ऐसा हो गया कि लोग नहीं पहुंच पाए, तो या कोई पार्टी कह दी कि आज हम लोग को संसद में नहीं जाना है, तो इस वजह से उसका यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति को बनाए रखे बराबर। यदि गणपूर्ति नहीं है तो उसको स्थगित कर दे। अगला है इसका कि निर्णायक मत। निर्णायक मत क्या होता है कि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो सामान्य परिस्थिति में, जब नॉर्मल वोटिंग होगा किसी विधेयक पे या किसी चर्चा पे, तो उस पे वो वोटिंग नहीं करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दोनों पक्ष और विपक्ष का वोटिंग बराबर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो निर्णायक मत करता है अपना, और जिसके तरफ करता है वो जीत जाता है। तो निर्णायक मत करने का उसका अधिकार होता है। दूसरा, और आगे इसका दूसरा नहीं, चौथा पांचवा है, जो भी है सीक्वेंस आप लोग मिला लीजिएगा। मैं साधारण विधेयक के बारे में बताया था। तो साधारण विधेयक यदि लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में नहीं पास हो पाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि
दोनों सदनों में जब गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है। तो जो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। फिर क्या होता है कि सदन के कुछ ऐसी युद्ध की स्थिति बन गई या कुछ ऐसी आपात स्थिति आ गई कि सदन का नेता जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष को कहता है कि गुप्त बैठक बुलाएं आप, तो वह गुप्त बैठक बुला सकता है। क्या कर सकता है? गुप्त, सदन में गुप्त बैठक बुला सकता है। और जब गुप्त बैठक बुलाया जाता है तो किसी भी सदस्य को चैम्बर में जाने की अनुमति नहीं होती है, उससे क्रॉस होने की भी अनुमति नहीं होती है। यदि अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिया गया है तो बात ही अलग है, यदि वो नहीं दिया है अनुमति तो उस परिस्थिति में उसमें कोई जा नहीं सकता। फिर सबसे महत्वपूर्ण इसका एक और कार्य है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, राज्यसभा में सिफारिश के लिए भेजा जाएगा या राष्ट्रपति की सहमति, धन विधेयक पहले राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये तय कौन करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह तय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसका निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक में लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त होता है। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आगे पढ़ लेंगे जब विधेयक के बारे में पढ़ा जाएगा। तो धन विधेयक तय करना या उसका निर्णय अंतिम होता है, मान लीजिए। फिर क्या होता है कि जो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो दल बदल है, दल बदल कानून, उसमें यदि किसी सदस्य को नियोग्य ठहराया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ही उसको तय करता है कि वह दल बदल के कानून के अनुसार निर्योग्य है या योग्य है। तो यह तय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कानून के हिसाब से तो उसका निर्णय अंतिम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने फैसले में कह दिया कि नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इस फैसले को, लोकसभा के अध्यक्ष के फैसले को। तो इसमें इसका अंतिम निर्णय नहीं कहा जा सकता। मुख्य रूप से जितना था ये हो गया लगभग, एक आध और बचा है, उसको भी आप लोग जान लीजिए। जो भारत का संसदीय समूह है, उसका क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा स्पीकर। संसदीय समूह का भी अध्यक्ष होता है। और जो भारत का संसदीय समूह है वो भारत के संसद का और विश्व के संसद का बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो इसमें इसका स्थान भी काफी बढ़ जाता है। या देश में वो कोई विधायी निकायों का, यदि देश में कई राज्य के विधानमंडल हैं, उसके अध्यक्षों, हर विधानमंडल के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, तो उनके अध्यक्षों का यदि कोई सम्मेलन होता है तो उसमें भी वो पदेन अध्यक्ष होता है। किसमें? तो देश के विधायी निकाय के अध्यक्षों के बैठक में। बैठक में वह पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक, इतना हम लोगों ने जान लिया। इसका सबसे आखिरी कार्य एवं शक्ति है कि वह लोकसभा में जितने भी संसदीय समितियां बनती हैं उसके सभापति यही नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या करता है? नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है? तो इसके सभापति को।
और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है। दूसरा क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है। पर्यवेक्षण से तात्पर्य है कि उसकी जांच पड़ताल करता है, ठीक। और वह स्वयं भी 3 समिति है, मंत्रणा समिति, ये सब जितने मैं बता रहा हूं, जितना मैं लिख रहा हूं, वो सब बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको आप लोग अवॉइड मत करिएगा, इसको समझते चलिएगा। तो मंत्रणा समिति, नियम समिति और समान प्रयोजन समिति। तीनों का क्या होता है, यह अध्यक्ष होता है। अन्य संसदीय समितियों का नियुक्ति करता है, लेकिन ये तीनों का अध्यक्ष होता है। इस समिति के बारे में आप लोग को बहुत सोचना नहीं है। मंत्रणा समिति मतलब कि जिसपे मंत्रणा किया जाए, उस कोई भी कार्य होने वाला है या कोई भी विधायी प्रक्रिया, उसमें मंत्रणा यदि होती है तो मंत्रणा से मतलब कि उस पे गहन अध्ययन किया जाए, तो उस समिति का भी अध्यक्ष होता है। नियम समिति, जो नियम बनता है, नियम का जो निर्वहन किया जाता है, उस समिति का भी अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। या सामान्य प्रयोजन समिति, ये शब्द से तात्पर्य है इन समितियों का अर्थ। तो इसमें बहुत डीप में नहीं जाना है, बस इतना समझ लेना कि ये चीजें आप लोग को आना चाहिए, किन किन समितियों का अध्यक्ष होता है, ठीक। इस प्रकार इसके कार्य एवं शक्तियां लगभग पूरा समाप्त हो गए। अब इससे ज्यादा इसका कुछ कार्य शक्तियां नहीं है, कुछ है भी तो आगे हम लोग अलग से पढ़ते रहेंगे तो उसमें देख लिया जाएगा। क्योंकि पूरा संविधान एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, उसको एक जगह पूरा विस्तृत रूप से, जैसे राष्ट्रपति है, कुछ ऐसे पद है, राष्ट्रपति का तो उल्लेख जगह 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 मिलता जाएगा। किसी को भी पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रपति का उल्लेख एक बार आ ही जाएगा। तो ये सब चीजें हम लोग एक बेस जान लेते हैं, बेस को क्रमशः दे दिया गया है, लेकिन बाकी जगह 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 उसका राष्ट्रपति का या किसी भी जो पदाधिकारी है उनका उल्लेख मिलता रहेगा। इसके कुछ स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में कुछ इसको अधिकार भी दिया गया है। भाई जब तक यह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहेगा तब तक इसके पद की वो गरिमा और प्रतिष्ठा नहीं मानी जाएगी। इस पद की तो सबसे पहले कोई भी पद का सृजन किया जाता है तो सबसे पहले उसको स्वतंत्र या निष्पक्ष रहने के लिए कहा जाता है। क्योंकि ये पद को हटा दीजिए, हम अपने जीवन में किसी व्यक्ति विशेष की बात करें तो व्यक्ति तभी विकास कर सकता है जब वह स्वतंत्र निर्णय ले या स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। हम अपना निर्णय स्वतः करेंगे, हमको क्या करना है, तभी हम लोग एक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। यदि हम लोग दूसरे के कहने के अनुसार या किसी दबाव में आके कोई निर्णय लेने लगे तो अपना वो कुशल व्यक्तित्व में निखार नहीं ला सकते, ठीक। उसी प्रकार इनका भी कुछ स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रदान किया गया है। कहाँ से प्रदान किया गया है, तो वही 3 स्रोत से प्रदान किया गया है। ठीक, वो सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार दिमाग में रिवीजन कर लेते हैं कि इस टॉपिक में इसको क्या क्या रखना है। तो मैं पहले बताया था कि जीवन पर्यंत रहता है इसका कार्यकाल। किसके जीवन पर्यंत, तो लोकसभा के जीवन पर्यंत, उस लोकसभा के जीवन पर्यंत तक, जिस जो निर्वाचित होकर आई है उस लोकसभा के जीवन पर्यंत तक यह इसका कार्यकाल रहता है। इसको हटाने के लिए भी बता दिया हूं कि यदि उससे पहले हटाना है तो लोकसभा के बहुमत चाहिए और ऐसा बहुमत के लिए 50 सदस्य उसमें अनुमोदित चाहिए और 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना होगा। इसका जो वेतन भत्ता होता है वह संसद तय कर देता है। संसद इसका वेतन भत्ता तय करता है। तो ये भी अपने आप में एक निष्पक्षता होती है कि नहीं तो हम किसी के अंतर्गत काम करेंगे तो वो कहेगा कि तो आप ऐसे करिए, नहीं तो आपको हम वेतन ही नहीं देंगे। तो ऐसा है कि हमारा वेतन जो है संसद से आता है, ऐसा लोकसभा अध्यक्ष कर देगा, ठीक।
उसके कार्यों को, उसके जो कार्य हैं, उसके जो सदन में उसके कार्य हैं, उस पे सदन में ना उसकी आलोचना की जा सकती है और न ही चर्चा की जा सकती है या आचरण। कार्य आचरण की संसद में न तो चर्चा न तो आलोचना की जा सकती है। लेकिन इसका एक्सेप्शन एक ठो है। एक्सेप्शन क्या है कि जो स्वतंत्र या मौलिक प्रस्ताव होते हैं, मौलिक प्रस्ताव, उसको छोड़ के उसमें इसका किया जा सकता है। ठीक, तो ये सब चीजें लोकसभा अध्यक्ष के पद को और स्वतंत्र बनाती हैं और निष्पक्ष बनाती हैं। ठीक, फिर निष्पक्षता में एक और निर्णायक मत में बताया ही कि जो निर्णायक मत होता है कि दोनों की जब समान बराबर होगा वोटिंग, उस समय वो वोटिंग करेगा, पहले वोटिंग नहीं करेगा, यानी पहले से वो किसी के फेवर में नहीं होगा। ठीक, वरीयता के स्थान पे उसका 7वां नंबर है लोकसभा अध्यक्ष का, काफी ऊपर है। इसका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके बराबर है इसका स्थान, न्यायाधीश के समकक्ष। कितने नंबर पे? तो 7वें नंबर पे इनका वरीयता स्थान है। यानी कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बाद सारे कैबिनेट मंत्रियों से भी ये ऊपर आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री से नीचे रहते हैं। ठीक, तो इनका यह वरीयता स्थान है। एक महत्वपूर्ण चीज है कि वो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, ब्रिटेन में क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष, वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका जो अध्यक्ष बनेगा, वो जिस दल से रहेगा उस दल की सदस्यता उसे छोड़नी पड़ती है या उससे वो त्यागपत्र देगा। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, वो अपने दल का सदस्य भी बना रहता है और लोकसभा अध्यक्ष के पद पे भी कार्य करता है। ठीक, तो भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो किसी दल से संबंधित होता ही है। अब ये मतलब नहीं है कि किसी दल, अमूमन ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि भाई सरकार कोई ना कोई पार्टी बनाएगी और उसी पार्टी, जो सरकार बनाती है पार्टी, वही लोकसभा अध्यक्ष को भी चुनती है। इस वजह से वह किसी न किसी दल का सदस्य रहेगा या तो उससे जुड़ा रहेगा। ठीक, बाकी यहाँ पे लोकसभा का जो भी है सिस्टम समाप्त होता है। इसके कुछ आर्टिकल को हम लोग क्रमशः देख लेते हैं कि किस आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। आर्टिकल 93 में क्या दिया गया है? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में दिया गया है। ठीक, आर्टिकल 94 के बारे में क्या दिया गया है? तो अध्यक्ष की जो पदावधि है, पदावधि के बारे में दिया गया है। पदावधि मतलब कि पद त्याग ग्रहण, ये सब दिया गया है। आर्टिकल 95 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 95 में दिया गया है कि इसके कर्तव्य एवं शक्तियां क्या हैं। नाइन्टी 96 में क्या दिया गया है कि हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में इसके बताया गया है। पदच्युत करने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। और आखिरी है 97, इसमें क्या दिया गया है कि वेतन भत्ता, ये चीज, उसका वेतन भत्ता कौन तय करेगा? संसद तय करेगी। इतना लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है। इससे ज्यादा अब आपसे किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, हाँ एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, तो वो तो बात आगे हम लोग यदि कहीं और जिक्र आता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मुख्यतः इससे अधिक किसी भी परीक्षा में नहीं पूछेगा। ठीक, यह सभी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त है। ठीक,
तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग कल उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के बारे में दिया गया है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पदावधि, कर्तव्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की। तो मैं अभी केवल अध्यक्ष के बारे में पढ़ाया हूँ, कल उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि चीज़ें तैयार होती चले हमारी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।